गुड इवनिंग। और आज डेट है 12/1/2023। जो आज मणिकांत आंसर का लेक्चर 15 हुआ यूपीएससी क्लास में। जो आज देखते हैं सर क्या क्या पढ़ाए हैं, उसका हम रिवीजन करेंगे और कोशिश करेंगे जानने के लिए क्या क्या सर पढ़ाए हैं, और उससे मुझे सर से हम कितना हम प्रॉफिट ले सकें उतना हम रिवीजन करेंगे। और कोशिश करेंगे अधिक से अधिक मतलब नोट्स पढ़ कर और अधिक से अधिक समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए रिवीजन करते हैं साथ में। आप भी देखिए वीडियो और एंजॉय कीजिए वीडियो देखकर। अगर अच्छा वीडियो लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। तो ये मेन बेसिकली ये सब वीडियो तो प्राइवेट रहेगा। जब यूपीएससी में हम जब हम लपसाना में चल जाएंगे, लाल बहादुर शास्त्री में वो ट्रेनिंग सेंटर में, तो हम ये सब सारा वीडियो प्राइवेट कर देंगे। तो वेट करेंगे, एकदम मेहनत करेंगे, जमकर मेहनत कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि इसी तरह हम क्लास करने के बाद हम रिवीजन करें और क्या 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 समझे हैं उसी के अनुसार हम रिवीजन करके बातें करेंगे, इसमें सीखने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं क्या पढ़ाएं सर, मैंने कहा सर क्या पढ़ाएं। तो हम स्टार्ट करते हैं। अभी तो हम सर पढ़ा रहे हैं ये आधुनिक भारत जो खंड जो था वो औद्योगिकीकरण के बारे में बता रहे थे, जिसमें हम अभी हम पढ़ रहे हैं। इसमें हम राजनीतिक नीति और ये भी औद्योगिकीकरण पढ़ लिए पिछला वीडियो में, आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो हम पढ़ते हैं आधुनिक यातायात और संचार व्यवस्था। ये आधुनिक यातायात और संचार व्यवस्था नाम में है। जो मतलब जो मॉडर्नाइज यातायात जो रूट था, शिपिंग रूट था, जिस तरह का रूट था, ये क्या कहा गया है कि मतलब व्यवस्था जो था मॉडर्नाइज था। और दूर संचार जो दूर से जो कम्युनिकेशन जो था वो मतलब सुविधा बढ़ गया, नज़दीक हो गया। जैसे रेलवे हो गया, टेलीग्राफ हो गया, ये सब हो गया, ये सब दूर संचार व्यवस्था था। तो आधुनिक भारत में सर आधुनिक भारत में सर बताएं बेसिकली कि और कि रेलवे का विकास हुआ, टेलीग्राफ का विकास हुआ, सड़कें विकास हुआ, नहर विकास हुआ। ये सब क्या है, ये दूर संचार व्यवस्था है। जैसे हम देख सकते हैं रेलवे, जिसमें कोई रेलवे हो गया कि बहुत लंबा लंबा दूरी होता है, इसमें हम एक ही समय मतलब कुछ समय में तुरंत हम कवर कर लेंगे। तो कुछ समय के लिए हम कवर कर लेंगे। ये वस्तुओं का निर्यात आयात कर सकते हैं। कोई कोई मतलब कोई वस्तु एक जगह से दूसरा जगह ले जा सकते हैं। कच्चे माल को ब्रिटिश सरकार कच्चे माल को मतलब एक जगह से दूसरा जगह बहुत जल्दी समय में ले आता था। साथ साथ हम कह सकते हैं कि जो मतलब जो ब्रिटिश सरकार जो ब्रिटिश कंपनी जो था, वो रेलवे के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह वो जा रहा था। और अपना जैसे कि कहीं कहीं युद्ध हो गया तो हम कह सकते हैं कि मतलब एक एक जगह से दूसरी जगह मतलब तुरंत तुरंत ले जा रहा था। तो हम रेलवे के बाद हम देख सकते हैं कि उसका दूरसंचार संचार व्यवस्था में टेलीग्राफ का खोज हुआ, सड़कें बनाई जाने लगी, और नहर का विकास हुआ। साथ साथ में हम देखते हैं कि इसी में इसका रेलवे का उद्देश्य क्या था। जो रेलवे जब बना था उसका उद्देश्य क्या था, भारत में दूरस्थ क्षेत्रों तक ब्रिटिश वस्तु पहुंचाना। जो दूरवर्ती क्षेत्र था, जो दूर दूर की वस्तुओं था, कच्चे माल के थ्रू वो क्या हो रहा था कि ब्रिटिश कंपनी एक जगह से दूसरी जगह को पहुंचा रहा था। साथ में हम देख सकते हैं कि भारत में दूरस्थ क्षेत्रों में कच्चे माल की प्राप्ति, मतलब कच्चे माल तो जरूरी नहीं है कि ब्रिटिश कंपनी यहाँ है तो कच्चा माल पैदा यहीं पे होगा। उसको दूर जाना पड़ता था, तो वही रेलवे के द्वारा जाता था। वहाँ से कच्चा माल उस पर लोड करता था, फिर वो अपना यहाँ पोर्ट पे लाता था, फिर पोर्ट के थ्रू पोर्ट पर शिप पे रखता था, फिर शिप से ब्रिटेन जाता था। ठीक है। फिर रेलवे निर्माण के माध्यम से भारत में ब्रिटिश पूंजीपतियों की सुरक्षित पूंजी निवेश की गारंटी देना। जब बताया गया है कि सर बता रहे थे कि मणिकांत सर बता रहे थे कि जब रेलवे विकास हो रहा था तो उद्योगपति जो था, पूंजीपति लोग था, उसे कंपनी ने एक मतलब ऑफर दिया, आप पैसा मिलाइए, आप पैसा दीजिए। मतलब जो उस समय मतलब कंपनी का था जनरल गवर्नर डलहौजी जो था। और 1853 में रेलवे के निर्माण के पहले जो 1853 में जो इंडिया में जो चला था, बॉम्बे से थाने चला था 1853 में। ठीक है, बॉम्बे में चला था, बॉम्बे से थाने चला था 1853 में। पहला इंडिया में रेलवे डिस्टेंस था।
फिर हम देखते हैं 1853 से लेकर 1869 में निजी पूंजी निवेश के माध्यम से रेलवे का निर्माण हुआ। जो जो वहाँ के जो निजी पूंजीपति थे उसके मतलब पैसा दिया रेलवे में और उसका मतलब विकास हुआ। और साथ साथ में डलहौजी पूंजीपति से कहा कि आप रेलवे में आप 5% आपको आप मुनाफा दीजिए, आप 5% मुनाफा दीजिए, साथ में उसको आपको बाद में इसके अनुसार उसका जो मुनाफा देंगे जितना भी टैक्स देंगे उसका टैक्स के अनुसार आपको वापस कर दिया जाएगा। फिर 1880 में पश्चात सरकार एवं निजी पूंजीपति दो रेलवे जो अच्छा एक बात है और जो मतलब जो ब्रिटिश से इंडिया जो आया था रेलवे को बनाने के लिए, वहाँ से दो कंपनी आया था। उसका नाम था ईस्ट इंडिया रेलवे और साथ में ग्रेट इंडियन रेलवे। ये था दो पूंजीपति था। ये दोनों कंपनी जो था वो इंडिया में रेलवे का विकास किया। ठीक है, तो हम देखते हैं कि फिर जो ब्रिटेन स्थित लोहा और इस्पात के उद्योग के लिए भारत में बाजार बनाना। जो लोहा जो ब्रिटेन जो स्थित है लोहा और स्टील का जो था उद्योग था वो भारत में अब क्या वो वहाँ से बन के आ रहा था। तो हम देखते हैं कि अब भारत के दूरस्थ क्षेत्रों के सैनिकों के शीघ्रता से पहुंचना। जो सैनिक जो थे एक जगह से तुरंत मतलब कहीं युद्ध हुआ स्टार्ट हुआ वहाँ से सैनिक लोड हुआ, मतलब ट्रेन में बैठा कोच में बैठा तुरंत गया वहाँ मतलब युद्ध लड़ने के लिए या तो युद्ध को समाप्त करने के लिए। अब इसका सकारात्मक इसका पॉजिटिविटी क्या है, रेलवे बनने से मुझे हम इंडिया में क्या लाभ हुआ और उस कंपनी का क्या लाभ हुआ, तो हम देखते हैं। भारतीय बाजार के एकीकरण, जो भारतीय बाजार जो था मतलब एक जगह से दूसरी जगह बाजार जो था डिस्टेंस था वो दूरी कम हो गया। साथ साथ में वस्तुओं का आगमन आना जाना बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब एकीकरण हो गया। फिर रेलवे इंजन के कारण आधुनिक फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत हुई। अब रेलवे बना इंडिया में तो उसके रेलवे बनाने के लिए क्या एक कंपनी खोला गया, फैक्ट्री खोला गया। ठीक है, रेलवे एवं यातायात के साधनों के विकास के फलस्वरूप भारत में दूर दराज के क्षेत्रों में आपस में जुड़ा हुआ, जिसके कारण अनजाने में भारत का राजनीतिक एकीकरण बल मिला। मतलब यहाँ कहा गया कि पहले जो रेलवे के आने पहले जो था कि डिस्टेंस बहुत दूर दूर था तो उतना में मतलब ट्रेवलिंग बहुत कम लोग करते थे, जिसमें उसमें मतलब भारत के सोच रखने वाले भारतीय जो थे उसको जो भारतीय लोग जो एक दूसरे से बहुत कम थे। तो अब इसमें रेलवे बनने से क्या हुआ कि भारत के लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगा, उस रेलवे के माध्यम से एक जगह दूसरी जगह, तो उसमें क्या हुआ कि इंटरेक्ट हुआ मतलब एक मतलब आदमी से इंटरेक्ट हुआ तो उसके बारे में हो जाना, उसके बारे में। इसमें क्या हुआ कि इसमें क्या हुआ कि ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ एक राजनीतिक व्यवस्था कायम हुआ इंडिया के आदमियों के थ्रू। फिर इसका नकारात्मक भी अगर कहीं भी अगर पॉजिटिविटी भी हुआ तो वहाँ निगेटिविटी भी फैलना बहुत जरूरी है। तो निगेटिविटी हम देखते हैं क्या होता है। फिर गृह व्यय की राशि में वृद्धि होने के कारण उसे भारतीय राजकोष में विवृत बढ़ा डाला। रेलवे के निर्माण सामग्री सीधे मतलब जो अब मतलब इंडिया में तो कह सकते हैं कम फैक्ट्री था, लेकिन जो वस्तु बन के रेलवे के लिए आ रहा था वो ब्रिटेन से आ रहा था। फिर इसने भारत में अनाज से निर्यात के प्रोत्साहन देकर अकाल खेती मतलब पहले जो था कि अनाज धीरे धीरे कहीं जाता था, अब क्या रेलवे के माध्यम से तुरंत मतलब अनाज वहाँ से उठाता था यूरोप भेज दिया जाता था। इसमें क्या हुआ इंडिया में जो तीव्र गति में अकाल आने लगा, भूखमरी का अकाल। ठीक है, अब हम देखते हैं धन निकासी। इसका धन निकासी है कि कंपनी का नियंत्रण राजस्व खाते में प्राप्त व्यापारिक खाते के उपयोग किया। जो पहले क्या होता कंपनी ने वो मतलब किया कि धन को मतलब पैसा जो संग्रहता था टैक्स में जो पैसा संग्रहता था वो व्यापारिक खातों से निकालता था। अब क्या किया ब्रिटिश सरकार ने, अब क्या किया कि एक राजस्व खाते से व्यापारिक खाते में डालने लगा पैसा। व्यापार क्या करता था, पैसा लेकर ब्रिटेन चला जाता था। फिर 1813 के बाद धन निकासी अपना रूप परिवर्तन कर दिया। जो 1813 में जो था कि अब मतलब डिफरेंट कर दिया। फिर शेयर धारकों को अधिकार पाने के बाद उसे शेयर धारकों के मुनाफा देने की समस्या उत्पत्ति हुई। जब पैसा टैक्स अगर नहीं दे रहे थे, पैसा जब कंपनी को नहीं मिल रहा था उद्योगपतियों के, तो उसे पैदा वहाँ पर क्या हुआ कि
टैक्स कंपनी ने कृषि पर एक बहुत ज़्यादा मात्रा में टैक्स लगा दिया, और उसको पैसा चाहिए था तो टैक्स लगा दिया कृषि पर। कृषि व्यवस्था बहुत बड़ा था उस पर, इसलिए टैक्स लगा दिया। जब सर बता रहे, मणिकांत सर बता रहे थे कि इंडिया में इंडिया में भी अफीम होता था। अब उसे क्या गया कि इंडिया उसे मतलब इंडिया में मतलब वो इंडिया में अफीम उगा कर चाइना में बेचता था। और चाइना क्या करता था कि चाइना ब्रिटिश को देता था रेशम, और साथ साथ में चाय देता था इसको कंपनी को, जिसमें हम त्रिकोणीय व्यापार कह सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि इसमें इसी में हम देखते हैं कि सामाजिक नीति क्या होता है, और सामाजिक नीति, और लास्ट है सामाजिक नीति, उसके बाद है सांस्कृतिक नीति। तो सांस्कृतिक नीति में भी हम देखते हैं कि इसके बाद ये सब सर आगे पढ़ाएंगे, तो हम रिवीजन पहले कर ले रहे हैं। उसमें हम विप्रेशन का अवधारणा क्या है, मैकले शिक्षा लागू करने के उद्देश्य क्या है, मैकले शिक्षा पद्धति के दुष्परिणाम क्या है, और साथ साथ में हम देखते हैं कि योगदान, और फिर उदारवाद और उपयोगितावाद भी पढ़ाएंगे सर। मतलब इसका समानताएं क्या है, फिर दोनों के बीच अंतर क्या है, जो उदारवाद और उपयोगितावाद के इसमें क्या है, तो ये सर बताएंगे आगे। तो यही मतलब इतने ही लास्ट हम ये बताओ सर, आज लेक्चर 15 में कुछ मतलब थ्योरेटिकल सारे बातें बताएं, लिखवाएं तो कुछ भी नहीं। जो यही हम देखते हैं, फिर हम नेक्स्ट में लेक्चर 16 में क्या पढ़ाते हैं सर, तो देखते हैं।